क्या तुम सच में आजाद हो या कोई और तुम्हें चला रहा है? कभी सोचा है कि तुम्हारा एक सिंपल डिसीजन, जैसे सुबह किस कप में चाय पीना है या रात को किस तरफ करवट लेना है, क्या वो असली में तुम्हारा डिसीजन था या फिर वो किसी और ने किसी और तरीके से तुम्हारे अंदर डाल दिया था बिना तुम्हें पता चले? ये दुनिया दिखने में जितनी सीधी लगती है, अंदर से उतनी ही लेयर्ड है। हर डिसीजन, हर सोच, हर इमोशन शायद किसी अनसीन फोर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। और सबसे टेरिफाइंग पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं होता। आज का पहला सेगमेंट एक ऐसे राज के बारे में है जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी चाल जिसे समझने के बाद तुम खुद से एक ही सवाल पूछोगे, क्या मैं कभी सच में फ्री था या हमेशा किसी और के कंट्रोल में था? चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। इमेजिन करो, एक छोटा सा गांव राजस्थान में। एक नया बाबा आता है और कहता है कि वो लोगों के दुख मिटा सकता है, बस एक सिंपल मंत्र से। लोग जाते हैं, मंत्र सुनते हैं और वाकई उनका दर्द कम हो जाता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, मंत्र में कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी। बाबा बस उनकी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को समझ गया था। उसने उनकी अटेंशन, उनका ट्रस्ट और उनकी बेसिक नीड्स को मैनिपुलेट किया बिना उन्हें पता चले। यह जादू नहीं था, यह था डार्क साइकोलॉजी। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन। डार्क साइकोलॉजी ये स्टडी है उस ह्यूमन कंडीशन की जो ये समझती है कि लोग कैसे दूसरों को शिकार बनाते हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ मैनिपुलेटिव लोगों की नहीं हो रही। यहां बात हो रही है उन टेक्निक्स की जो तुम्हारी आंखों के सामने होती हैं और फिर भी तुम्हें दिखती नहीं। सोचो, तुम सुपरमार्केट में हो। एक प्रोडक्ट पर लिखा होता है लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। तुम्हारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, अभी नहीं लिया तो शायद बाद में मिले ही नहीं। लेकिन सच तो यह है, वो स्कैरसिटी सिर्फ एक इल्यूजन होती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करने के लिए। यही तो है पहला इनविजिबल स्ट्रिंग, स्कैरसिटी इफेक्ट। और यह सिर्फ मार्केटिंग तक लिमिटेड नहीं है। सोशल सर्कल्स में भी देखो, जब एक इंसान किसी और को इग्नोर करता है तो वो तीसरा इंसान और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है अटेंशन के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड वैल्यू करता है उन चीजों को जो इनएक्सेसिबल हैं। जब तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम उसके लिए और प्यास से तरस जाते हो, इवन इफ इट वाज़न्ट दैट इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। थोड़ा रुक कर सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को सिर्फ इसलिए चाहा क्योंकि वो मुश्किल से मिल रही थी? और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। बिना तुम्हारी अवेयरनेस के तुम्हारा बिहेवियर किसी और ने डायरेक्ट किया। अब एक और उदाहरण देखो। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में बैठाकर उनसे कहा, आपको बस यहां 10 मिनट चुपचाप बैठना है। रूम में एक रेड बटन था, उस पर लिखा था, प्रेस ओनली इफ यू वांट टू रिसीव अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। गेस करो क्या हुआ? ज्यादातर लोगों ने वो बटन प्रेस किया बिना किसी जरूरत के। क्यों? क्योंकि बोर्डम, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और क्यूरियोसिटी, ये तीनों मिलकर ह्यूमन ब्रेन को वल्नरेबल बना देते हैं। जब हम कंट्रोल में नहीं होते या जब कुछ समझ नहीं आता, हम कुछ भी करने लग जाते हैं सिर्फ ये फील करने के लिए कि हम कंट्रोल में हैं। और इसी साइकोलॉजिकल लूपहोल का फायदा उठाते हैं डार्क साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर्स। उनका टारगेट सिंपल होता है, तुम्हारी सोच को इस तरीके से शेप करो कि तुम्हें लगे ये तो मैंने खुद सोचा था, जबकि रियलिटी में वो डिसीजन तुम्हारा था ही नहीं। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंप्लीकेशंस। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। अगर तुम्हारा माइंड इतना इजीली मैनिपुलेट हो सकता है, तो क्या तुम सच में फ्री हो? तुम्हारा वोट, तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा प्यार, क्या सब कुछ सबटली इन्फ्लुएंस्ड है? क्या तुम्हारे अंदर एक रिमोट कंट्रोल चिप है जिसका सिग्नल किसी और के हाथों में है? इमेजिन करो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमसे कुछ छुपा रहा है, पर तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम उस पर भरोसा करते हो, उसकी हर बात को सच मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा होता है तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए। यह सिर्फ बेट्रियल नहीं है, यह साइकोलॉजिकल डोमिनेशन है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, यह एक साइलेंट वॉर है, एक ऐसी लड़ाई जो हर रोज चल रही है, बिना शब्दों के, बिना तलवारों के। हर एडवर्टाइजमेंट, हर सोशल मीडिया रील, हर न्यूज हेडलाइन,
किसी न किसी लेवल पर तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी चॉइसेस को स्टीयर करने की कोशिश कर रही होती है। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज, तुम्हें लगता है तुम अवेयर हो, लेकिन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की खूबसूरती ही यही है। तुम्हें कभी पता नहीं चलता जब तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है। रिलेशनशिप्स के बारे में सोचो, खासकर टॉक्सिक वाले। गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, लव बॉम्बिंग, ये सब टर्म्स तभी पॉपुलर हुए जब लोग समझने लगे कि हर इमोशन जो वो फील करते हैं वो उनका असली नहीं भी हो सकता। किसी और ने केयरफुली उनका परसेप्शन डिजाइन किया है। तो जब तुम किसी से माफी मांगते हो बिना गलती के, जब तुम गिल्टी फील करते हो किसी और के एक्शन के लिए, तो समझ जाओ तुम कंट्रोल थे। अब इस पॉइंट पर तुम्हारा दिमाग शायद थोड़ा ओवर हीट होने लगा हो। इट्स ओके, इस जर्नी में पॉज लेना जरूरी है। तो अपनी आंखें बंद करो 1 सेकंड के लिए, गहरी सांस लो और सोचो तुम्हारी लाइफ में ऐसे कौन से डिसीजन हैं जिनके पीछे किसी और का दिमाग हो सकता है। और अगर तुम्हें कुछ याद आए तो शायद तुम्हें पहली इनविजिबल स्ट्रिंग दिख गई हो। ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब हम एक लेवल और गहरा जाएंगे, एक ऐसे इल्यूजन में जो सिर्फ माइंड को नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी को छू लेता है। अगला सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक जहां तुम्हें लगता है तुम चॉइस कर रहे हो, लेकिन वो चॉइस पहले से डिसाइड होती है। रेडी हो? अगला सेगमेंट है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। एक सुबह तुम ग्रोसरी स्टोर में जाते हो। शेल्फ्स पर अलग अलग फ्लेवर के चिप्स हैं, क्रीम एंड अनियन, टैंगी टमाटर, हॉट एंड स्वीट चिली, क्लासिक सॉल्टेड। और तुम सोचने लगते हो आज तो मैं क्रीम एंड अनियन ट्राई करूंगा, कल क्लासिक लिया था। तुम खुद से खुश हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने एक चॉइस किया। पर क्या यह तुम्हारी चॉइस थी? यह सेगमेंट एक ऐसे कॉन्सेप्ट का रहस्य खोलता है जहां तुम्हें लगता है तुम फरीली डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा हर निर्णय पहले से इंजीनियर्ड होता है। जो तुम्हें दिखता है उसी में से तुम चुनते हो, लेकिन जो दिखाया गया वह किसी और ने तय किया था। चॉइस का भ्रम इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, जबकि तुम एक प्री सेट भूल भुलैया में हो जहां हर गली किसी और ने डिजाइन की होती है। कॉन्सेप्ट का स्पष्टीकरण। चलो वापस चलते हैं वर्ष 1956 में। मनोवैज्ञानिक लियोनन फेस्टिंगर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी पेश की थी। यह थ्योरी बताती है कि जब इंसान दो विरोधाभासी विचारों का अनुभव करता है तो वह एक को जस्टिफाई करता है या दूसरे को नजरअंदाज, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दिमाग उस कंफ्यूजन को सहन नहीं कर सकता। यही कंफ्यूजन, यही असहजता वही जगह होती है जहां मैनिपुलेशन का बीज बोया जाता है। कल्पना करो, एक सेल्समैन तुम्हें 2 विकल्प देता है, एक महंगी वॉशिंग मशीन और एक थोड़ी सस्ती लेकिन कम फीचर्स वाली। तुम महंगी वाली देखते हो, दाम देखकर चौंक जाते हो, फिर सस्ती वाली को देखते हो और तुम तय कर लेते हो यह तो वाजिब लगती है। तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और तुम खुश होते हो कि तुमने सही निर्णय लिया। लेकिन यहां ट्विस्ट है, सस्ती मशीन तुम्हें तब तक कीमती नहीं लगी थी जब तक तुमने पहले महंगी वाली नहीं देखी थी। तुम्हारी पसंद क्रिएट की गई थी तुम्हारे लिए। यही होता है डिकॉय इफेक्ट। तुम्हें चॉइस दी गई थी पर असल में तुम्हारा निर्णय निकलवाया गया था। और इसे और गहरा बनाता है एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, फॉल्स एजेंसी। जब तुम्हें उसमें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो, तुम उस प्रक्रिया से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे निर्णय को अपना मान लेता है, चाहे वो वास्तव में तुम्हारा हो या नहीं। आज की दुनिया में जहां नेटफ्लिक्स तुम्हें टॉप 10 इन इंडिया दिखाता है, स्पॉटिफाई तुम्हें रिकमेंडेड फॉर यू गाने सुनाता है और स्विगी तुम्हें यू माइट लाइक डिशेज सजेस्ट करता है, तुम्हारा दिमाग हर सेकंड एक भ्रम में जी रहा होता है। तुम सोच रहे हो ये तो मैंने खुद सिलेक्ट किया, लेकिन असल में तुम्हें उस मोमेंट तक ले जाने के लिए पहले से लेयर्स बनाए गए थे। ऐसे ब्रेड क्रम्स तुम्हारे लिए गिराए गए थे जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को नज जेंटली करते हैं। यह सुझाव नहीं है, यह ऑर्केस्ट्रेशन है, परिणामों की पड़ताल। तो अब सोचो, अगर तुम्हारी चॉइसेस भी तुम्हारी नहीं तो तुम कौन हो? अगर तुम कोई ऐप खोलते हो और वहां तुम्हें वही चीजें दिखती हैं जो तुम्हें पसंद आती हैं या पसंद आनी चाहिए, तो क्या तुम अब भी स्वतंत्र हो? और सबसे बड़ी बात,
क्या तुम्हारे ओपिनियंस भी तुम्हारे अपने हैं? राजनीति में देखो, जब तुम न्यूज पढ़ते हो या वीडियोस देखते हो, तुम्हारे सामने कुछ विशेष एंगल्स लाए जाते हैं। तुम छोटी छोटी चीजों पर निर्णय करते हो, कौन सही, कौन गलत, कौन देशभक्त, कौन एंटी नेशनल। पर इन निर्णयों से पहले तुम्हें चॉइसेस ही वहीं दिए गए थे। क्या कभी किसी ने तुमसे पूछा, क्या इस समस्या का कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? नहीं। तुम दो एक्सट्रीम्स के बीच में सिलेक्ट करते हो और लगता है कि तुमने चूज किया, पर असल में तुम्हें बॉक्स्ड इन किया गया था। यह है फॉल्स फ्रीडम की आर्किटेक्चर। कहीं ना कहीं हर जगह तुम्हारे विकल्प सीमित किए जाते हैं, सूक्ष्मता से, मिठास के साथ और बिना किसी टकराव के। तुम्हें दिखता है ओपन मेन्यू, लेकिन मेन्यू किसने बनाया ये कोई नहीं पूछता। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। सोचो तुम किसी के साथ हो और वो तुमसे कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, चॉइस तुम्हारी है। पर अगर तुम ये नहीं करते तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा। तुम महसूस करते हो कि यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन इमोशनल मैनिपुलेशन ने तुम्हारे दिमाग का स्टीयरिंग व्हील चुपचाप ले लिया होता है। तुमने चूज किया, लेकिन किस आधार पर? गिल्ट, डर, लगाव? तब क्या तुम्हारा निर्णय तुम्हारा रहा? चॉइस का भ्रम किसी बड़ी साजिश से नहीं, बल्कि छोटी छोटी ट्रिक्स से बनता है, जैसे एक ध्यान से बनाई गई प्लेलिस्ट या एक ट्रेंडिंग रील जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से थोड़ा और दूर ले जाती है। और सबसे सूक्ष्म हथियार होता है फ्रेमिंग। अगर मैं तुमसे कहूं, क्या तुम समझते हो कि फ्रीडम में भी लिमिटेशंस होती हैं? तुम सोचोगे, विश्लेषण करोगे। लेकिन अगर मैं कहूं, क्या तुम सहमत हो कि फ्रीडम के बिना सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी? तुम ऑटोमेटिकली एग्री करने लगते हो, क्योंकि फ्रेमिंग तुम्हारा डायरेक्शन तय करती है। यही फ्रेमिंग हर जगह होती है। हर इंस्टाग्राम पोल, हर सर्वे क्वेश्चन, हर क्विज जिसमें तुम्हें 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि तुम्हें एक प्रिडिक्टेबल रूट पर भेज दिया जाए। एक पल रुको, अपनी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद करो और याद करो, आखिरी बार जब तुमने कोई निर्णय लिया था, जैसे कोई कोर्स चूज किया हो या कोई कमेंट लिखा हो, क्या वह सच में तुम्हारी सोच का परिणाम था, या तुम बस एक सिस्टम के अंदर रिएक्ट कर रहे थे? जब तुम इस भ्रम को देखने लगते हो तो दुनिया थोड़ी ब्लरी सी लगने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सेंस ऑफ कंट्रोल कब का घुल चुका था। पर यहां एक महत्वपूर्ण एहसास भी छिपा है। भ्रम का मतलब यह नहीं कि तुम पावरलेस हो। भ्रम का मतलब है तुम्हें जागना होगा। अवेयरनेस ही तुम्हारा पहला टूल है। जब तुम पहचानने लगते हो कि तुम्हारा दिमाग किस तरह से खींचा जा रहा है, तभी तुम उस खिंचाव को धीमा कर सकते हो। अगले सेगमेंट की ओर संक्रमण। तो अब जब तुम थोड़ा और अवेयर हो गए हो अपनी नॉन चॉइसेस के बारे में, चलो एक और पथ एक्सप्लोर करते हैं। अगला सेगमेंट तुम्हें ले जाएगा एक और अंधेरे जोन में, जहां तुम्हारी रियलिटी ही मैनिपुलेट की जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम सवाल ना करो। अगला सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी, हाउ योर वर्ल्ड इज डिजाइन टू कीप यू अस्लीप। सोचो तुम एक सपने में हो। सपना इतना रियल लगता है कि तुम उसे सच समझ लेते हो। तुम्हें दर्द होता है, तुम हंसते हो, तुम फैसले लेते हो, सब कुछ सपने के लॉजिक के अनुसार। फिर अचानक तुम उठ जाते हो और एहसास होता है कि वो सिर्फ एक सपना था। मगर उस वक्त जब तुम उस सपने में थे, तुम्हें उसकी नकली हकीकत का कोई अंदाजा नहीं था। अब सोचो, अगर तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो भी कुछ उसी तरह से बनाई गई हो, ध्यान से डिजाइन की गई हो, ताकि तुम्हें उठाया ना जाए बल्कि आराम से सुलाया जाए। यह सेगमेंट एक असहज सच के दरवाजे खोलता है कि हकीकत, या कम से कम जो तुम्हें हकीकत लगती है, वो उससे कहीं ज्यादा क्यूरेटेड, फिल्टर्ड और मैनिपुलेटेड है जितना तुम सोच सकते हो। तुम जिस दुनिया में हो वो दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है ताकि तुम सवाल ना पूछो, ताकि तुम सोचो कि सब कुछ नॉर्मल है। कॉन्सेप्ट की व्याख्या। सबसे पहले एक सिंपल सा उदाहरण लो। तुम हर रोज सुबह उठकर फोन चेक करते हो। तुम्हारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर फीड्स तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो, या फिर वो दिखाते हैं जो तुम्हें देखने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्गोरिदम का काम होता है तुम्हारे बिहेवियर को ट्रैक करना। तुम क्या देखते हो, किस पोस्ट पर रुकते हो, किस चीज को स्किप करते हो, किस रील पर तुम्हारा एक्सप्रेशन बदलता है।
इन सारी माइक्रो डिटेल्स से एक ऐसी डिजिटल पर्सनैलिटी बनाई जाती है जो तुमसे भी तुम्हें ज्यादा जानती है। फिर तुम्हारे सामने वही दिखाया जाता है जो तुम्हें पसंद आए या जो तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करे, ताकि तुम और देर तक स्क्रीन पर रहो। तुम सोचते हो तुम फ्री हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें एक इनविजिबल टनल में भेज दिया गया है जहां हर डायरेक्शन प्री डिसाइडेड होती है। यही तो है मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी। पर यह सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड्स में नहीं होता, न्यूज चैनल्स में भी होता है। हर न्यूज आउटलेट का एक नैरेटिव होता है। तुम्हें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स का फ्रेमिंग बदल दिया जाता है। अगर किसी ने किसी पर हमला किया तो वो नेशनलिस्ट भी हो सकता है या टेररिस्ट भी। डिपेंड करता है कि तुम किस चैनल से देख रहे हो। एक ही घटना तुम्हें दो अलग दुनियाओं जैसी लग सकती है। बस इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था। अब एक और लेयर पर चलते हैं। तुम्हारी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, जिनके जरिए तुमने हिस्ट्री सीखी, उनमें क्या सच था, क्या फिल्टर्ड? तुम्हें वो बताया गया जो तुम्हारे सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए जरूरी था। तुम्हें यह नहीं बताया गया कि हर फ्रीडम फाइटर के बीच भी इंटेंस डिसएग्रीमेंट था, या ये कि कई ट्रूथ्स अनकंफर्टेबल होते हैं जिससे एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी का इल्यूजन टूट सकता है। तो एजुकेशन भी एक तरह का रियलिटी फिल्टर बन जाता है, तुम्हें जागरूक बनाने के लिए नहीं, बल्कि स्थिर रखने के लिए। अब सोचो भाषा के बारे में। जिस तरह से तुम शब्दों का इस्तेमाल करते हो, आतंकवाद, आजादी, विकास, लोकतंत्र, ये सारे टर्म्स भी तो डिफाइन किए जाते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तुम कुछ चीजों को ईविल इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हें उस एंगल से दिखाया गया था, तुम्हें दूसरी साइड देखने का चांस ही नहीं मिला। और जब तुम सिर्फ एक साइड देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वही पूरा सच है। यह सेलेक्टिव विजिबिलिटी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है और तुम फील करते हो कि तुम इन्फॉर्म्ड हो, एम्पावर्ड हो, जबकि असल में तुम फिल्टर्ड डेटा के बेसिस पर जी रहे हो। नतीजों की खोज। यह सब सोचना असहज लगता है क्योंकि इसका मतलब यह है कि तुम जो देख रहे हो, सुन रहे हो और मान रहे हो, उसमें से बहुत कुछ फैब्रिकेटेड है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि तुम्हें यह पता भी नहीं चलता। मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी सिर्फ बाहरी नहीं होती, तुम्हारा दिमाग भी इस प्रोसेस में भाग लेता है। तुम्हारा कंफर्मेशन बायस तुम्हें वही बातें याद रखने देता है जो तुम्हारे बिलीफ्स के सपोर्ट में हो। तुम अनजाने में उस भूल भुलैया में चलते हो जहां तुम्हारे अपने ही थॉट्स तुम्हें ट्रैप करते हैं। सोचो, अगर कोई तुमसे बार बार कहे तुम स्मार्ट हो, तुम जो सोचते हो वही सही है, तो तुम ग्रेजुअली दूसरी ओपिनियंस सुनना ही बंद कर दोगे। यह एक ईगो बबल क्रिएट करता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम सच के बहुत करीब हो, जबकि तुम एक ध्यान से स्टेज किए गए ड्रामा में हो। और फिर सोसाइटी तुम्हें वैलिडेशन देती है। तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम वही मीम्स पसंद करते हो, वही शोज देखते हो, वही भाषा इस्तेमाल करते हो। तुम एक कल्चरल इको चैम्बर में जी रहे होते हो जहां हर रिफ्लेक्शन तुम्हें लगता है सच है, जबकि वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होते हैं, ट्रुथ नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हें दुनिया का एक वर्जन दिया गया है तो कोई और एक पूरी तरह अलग वर्जन में जी रहा होगा। तुम दोनों एक ही प्लेनेट पे हो, लेकिन तुम्हारी रियलिटीज ड्रास्टिकली अलग है। तो अब सवाल यह है, किसकी रियलिटी रियल है, या सबकी रियलिटी बस एक इल्यूजन है, एक सिम्युलेशन जहां तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो लेकिन तुम सो रहे हो। आराम से, सुस्त, बेफिक्र एक पल ठहरो, इस ख्याल को खुद में उतरने दो। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें लगातार वैलिडेट करता रहे तो तुम कभी भी शक नहीं करोगे, और शक ही तो जागने का पहला कदम होता है। अगले सेगमेंट की ओर ट्रांजिशन। तो अब जब तुम्हें यह समझ में आने लगा है कि तुम जिस दुनिया में हो वो तुम्हारी समझ के लिए डिजाइन की गई है, सच के लिए नहीं, आराम के लिए, तो अब हम एक और लेयर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगला सेगमेंट तुम्हें ले जाएगा एक और खतरनाक जोन में, जहां तुम्हारे बिलीफ्स हथियार बन जाते हैं और तुम उन्हें बिना जांच परख के अपना लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मानना आसान होता है। अगले सेगमेंट का नाम है द ट्रोजन हॉर्स ऑफ बिलीफ, हाउ आइडियाज इन्फिल्ट्रेट योर माइंड एंड टेक ओवर। क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम जो मानते हो वो तुमने सच में चुना था, या किसी और ने तुम्हारे दिमाग में डाला था?
क्या तुम्हारे विश्वास वाकई तुम्हारे हैं, या वो सिर्फ उधार लिए हुए विचार हैं जो चालाकी से सच की शक्ल में पेश किए गए? बचपन से लेकर अब तक तुमने हजारों विचारों को स्वीकार किया, बिना ध्यान दिए तुमने इन विचारों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। लेकिन उनमें से कौन से विचार तुमने अपने अनुभव और तर्क से चुने और कौन से चुपचाप तुम्हारे अंदर घुस आए, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह? इस हिस्से में हम एक सिहराने वाली सच्चाई को जानेंगे। विचार कैसे तुम्हारे दिमाग में चुपचाप घुसते हैं बिना तुम्हारी अनुमति के, कैसे विश्वास तुम्हारे मन को हाईजैक कर लेते हैं और तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं बिना तुम्हें बताए। विचारों का ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ग्रीक मिथक है। जब ग्रीकों ने ट्रोजन शहर को जीत नहीं पाया तो उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपने सैनिकों को छिपा दिया। ट्रोजन लोगों ने सोचा ये एक तोहफादा है और उसे अपने शहर के अंदर ले आए। रात होते ही उस घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकले और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही विचार काम करते हैं। शुरुआत में एक विचार एकदम हार्मलेस लगता है, एक स्टेटमेंट, एक राय, एक ऑब्जर्वेशन। शायद किसी टीचर ने कहा, किसी इन्फ्लुएंसर ने लिखा या किसी किताब में तुमने पढ़ा। तुमने उसे क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया, बस एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उस वक्त वो अपीलिंग लगा या फेमिलियर या कंफर्टिंग, और उसी पल वो बिलीफ तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया बिना रेजिस्टेंस के। तुमने उसे दोहराना शुरू किया, जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है, लड़के नहीं रोते, धर्म एकदम एब्सोल्यूट है, राजनीति गंदी चीज है, सिर्फ अमीर लोग ही सफल हो सकते हैं। हर बार जब तुम किसी विश्वास को दोहराते हो तुम्हारा दिमाग उस पर एक इमोशनल अटैचमेंट बनाता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स उस बिलीफ को एक नेटवर्क में बदल देते हैं और धीरे धीरे वो बिलीफ तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। उसके बाद जब कोई उस बिलीफ को चैलेंज करता है तुम असहज हो जाते हो, तुम रक्षात्मक हो जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम पर हमला कर रहा है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ तुम्हारे एक विचार पर सवाल उठा रहा है। लेकिन अब वो विचार सिर्फ एक विचार नहीं है, वो तुम हो। यही तो ट्रोजन हॉर्स का डरावना सच है। बिलीफ्स तुम्हारे थॉट्स के जरिए नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी के जरिए तुम्हें कंट्रोल करते हैं। इसके नतीजों की पड़ताल। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर कई ऐसे बिलीफ्स हैं जो तुमने कभी एग्जामिन ही नहीं किए, तो तुम्हारा कितना हिस्सा उधार लिया हुआ है? क्या तुम किसी राजनीतिक विचारधारा को सिर्फ इसलिए समर्थन करते हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता करते थे? क्या तुम किसी जाति, जेंडर या धर्म के खिलाफ नेगेटिव थॉट्स रखते हो क्योंकि तुम्हारे माहौल ने तुम्हें वहीं सिखाया? और अगर कल कोई और तुम्हारे अंदर एक नया बिलीफ साइलेंटली डाल रहा हो तो क्या तुम नोटिस करोगे? बिलीफ सिर्फ ओपिनियंस नहीं होते, वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम किससे दोस्ती करोगे, किससे दुश्मनी? तुम क्या सीखोगे, क्या नजरअंदाज करोगे? तुम किस बात पर नाराज होगे, किस पर चुप रहोगे? तुम कैसे वोट दोगे? तुम क्या सच मानोगे? जब बिलीफ्स बिना एग्जामिनेशन के तुम्हारे अंदर घर कर लेते हैं तो तुम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हो। बाहर से तुम इंडिपेंडेंट लगते हो लेकिन अंदर से प्रोग्राम्ड हो। और यह प्रोग्रामिंग बहुत सटल होती है। तुम एक पॉपुलर मूवी देखते हो जिसमें हीरो हिंसा से इंसाफ लाता है, तुम्हें लगता है वो जस्टिफाइड है, तुम उस इमोशन से जुड़ते हो। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस यह सीखता है कि वायलेंस इज एन एक्सेप्टेबल टूल फॉर जस्टिस। तुम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसमें फेयरनेस क्रीम को सक्सेस से जोड़ा गया है। तुम कॉन्शियसली समझते हो कि यह बायस्ड है, लेकिन अगर वही मैसेज बार बार रिपीट होता रहे तो सबकॉन्शियस लेवल पर बिलीफ बन जाता है। फेयरनेस शैको सक्सेस। बिलीफ्स तुम्हें बताए बिना तुम्हारे मॉरल कंपस को टिल्ट कर देते हैं। तुम्हें लगता है तुम अनबायस्ड हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का एंकर पहले ही बायस बना चुका होता है। सोचो, तुम्हारे बिलीफ्स तुमसे ज्यादा तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और सबसे खतरनाक बिलीफ्स वो होते हैं जिनके अस्तित्व का तुम्हें पता ही नहीं होता। टेक अ मोमेंट टू लेट दैट सिंक इन। तो इसका समाधान क्या है? क्या हर बिलीफ को रिजेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, लेकिन हर बिलीफ को इंटरोगेट करना चाहिए। हर आइडिया को अंदर आने से पहले पूछना चाहिए, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुम्हारा एजेंडा क्या है?
क्या तुम मेरे अनुभव से अलाइंड हो? क्या तुम मुझे इवॉल्व कर रहे हो या ट्रैप? लेकिन यह करना आसान नहीं होता, क्योंकि बिलीव्स सिर्फ लॉजिक पर नहीं टिके होते, वो इमोशंस से बॉन्डेड होते हैं। कभी कभी एक बिलीफ तुम्हें सेफ महसूस कराता है, जैसे मैं हमेशा अनलकी हूं। तुम्हें लगता है यह नेगेटिव बिलीफ है, लेकिन इसमें एक कंफर्ट होता है। अगर तुम अनलकी हो तो तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम अपने फेलियर्स का एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। यानी कुछ बिलीफ्स तुम्हारे लिए एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। तुम्हारा दिमाग उन्हें इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो तुम्हें पेन से बचाते हैं, लेकिन वो तुम्हें ग्रोथ से भी रोकते हैं। और यही सबसे चिलिंग पार्ट है। एक ट्रोजन हॉर्स बिलीफ तुम्हें डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे ले जाता है, लेकिन तुम्हें लगता है वो तुम्हारा प्रोटेक्टर है। अगले हिस्से की ओर, तो जब बिलीफ्स तुम्हारे माइंड को क्वाइटली हाईजैक कर लेते हैं, तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते हो जैसे वो तुम्हारा पर्सनल ट्रेजर हो। लेकिन असल में वो सिर्फ एक वायरस होते हैं, डिस्गाइज्ड एज अ फ्रेंड। अब सोचो, अगर एक आइडिया तुम्हें इंटरनली कंट्रोल कर सकता है, तो क्या कोई सिस्टम या इंस्टीट्यूशन ऐसे आइडियाज इंटेंशनली तुम्हारे अंदर डाल रहा होगा? क्या तुम्हारा मॉरलिटी, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा शेम कोई और डिजाइन कर रहा है ताकि तुम हमेशा ओबीडियंट रहो? अगला हिस्सा इसी जोन में जाता है, एक डार्क और अनकंफर्टेबल सवाल के साथ, द वेपनाइजेशन ऑफ गिल्ट, हाउ कंट्रोल सिस्टम्स हाईजैक योर कॉन्शियंस व्हाइल यू स्लीप। एक थिंक था कि जिस व्यक्ति को तुम सोचते हो कि तुम हो, तुम्हारी पहचान, वो तुमने पूरी तरह अपने दम पर बनाई है। पर क्या ऐसा है? क्या तुम वाकई खुद हो या तुम्हें किसी और ने डिजाइन किया है, ईदर एंड एक्सपेक्टेशंस, लेबल्स और सोशल नॉर्म्स के जरिए? कभी सोचा है कौन डिसाइड करता है कि तुम पैशनेट हो, रिलायबल हो, क्रिएटिव हो या गुड किड और रिबेलियस टीन? कौन ने यह डिसाइड किया? तुम या सोसाइटी ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे शिक्षक ने? इस सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक अनसेटलिंग ट्रूथ, तुम्हारा आइडेंटिटी कितना तुम है और कितना वो। ये एक साइकोलॉजिकल टेल है अबाउट मोल्डिंग, शेपिंग, प्रोग्रामिंग, बिना तुम्हें पता होने के। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, बचपन से ही तुम्हें कुछ नाम दिए गए। स्टार्ट विद योर स्मार्ट, योर शाई, योर नॉटी। टीचर्स ने लेबल्स लगाए, क्लास टॉपर, स्पोर्ट्स हीरो, गुड लिसनर। माता पिता ने एक्सपेक्टेशंस और होप्स प्रोजेक्ट किए, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा एमबीए करेगा, बेटा 30 पर सेटल। दोस्तों ने रोल्स असाइन किए, द फनी वन, द इमोशनल वन, द प्रॉब्लम सॉल्वर। और तुमने धीरे धीरे इन लेबल्स को इंटरनलाइज करना शुरू किया, दिस इज मी। बस क्या सच में, या ये था स्लो प्रोग्रामिंग? द एवरेज माइंड सिंपली एक्सेप्ट्स व्हाट अदर्स से until it becomes the default identity. एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन इस चीज को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहता है। जब तुम खुद की एक्सपेक्टेशन मीट करते जाते हो क्योंकि तुम्हें बताया गया कि तुम वैसे हो, फाइनली तुम वही बन जाते हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, इट्स अनकॉन्शियस। तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम एक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन अदर्स प्रोजेक्शंस, नॉट योर ओन इंटरनल विजन। उसके बाद ये आइडेंटिटी कितनी डीपली एंट्रेंच्ड हो जाती है। जब उससे सवाल किया जाता है तो तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, इवन डिफेंसिव। क्या होगा अगर मैंने सोचा मैं कुछ और भी हूं बिसाइड्स स्मार्ट, शाई, रिलायबल? ओवरऑल तुम्हारी कोर आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है बिकॉज तुम्हें इंटीरियर क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिला टू डिफाइन योरसेल्फ। टिकटॉक पे वन थिंग अबाउट मी इज चैलेंजेस हो या इंस्टाग्राम का अबाउट मी बॉक्स, तुम अपना आइडेंटिटी कोड कॉपी पेस्टिंग लोगों के टेम्पलेट से चूज कर रहे हो। और ऑल दिस वाइल तुम्हें लगता है तुम बीइंग ऑथेंटिक हो, पर तुम सिर्फ अलाउड ऑप्शंस का एक कलेक्शन हो। इंप्लीकेशंस का एक्सप्लोरेशन, ये इसीलिए स्केरी है क्योंकि आइडेंटिटी इजंट जस्ट अ लेबल। तुम्हारे गोल्स, ड्रीम्स, चॉइसेस सब इसी से फिल्टर होते हैं। अगर तुम्हें बता दिया गया कि तुम लॉजिकल हो, तुम लॉजिक वाली करियर ही चूज कर लोगे, इवन इफ तुम क्रिएटिव हो डीप इनसाइड। अगर तुम्हें लेबल लगा दिया गया सेंसिटिव, देन तुम अपने इमोशंस हाइड कर दोगे टू नॉट बी सीन एज टू इमोशनल। तुम कॉम्प्रोमाइज कर दोगे जस्ट टू स्टे कंसिस्टेंट विद द असाइन्ड आइडेंटिटी।
Imagine you're an average Indian college student. Life plan must engineering, then MBA, then MNC job. तुम्हारे माता पिता पूछते हैं, बेटा प्लेसमेंट्स ट्राई किया? और तुम, हाँ टॉप प्रायोरिटी है। पर डीप डाउन तुम परस्यू करना चाहते हो फोटोग्राफी या पोएट्री या कोचिंग डांस, पर तुम डरते हो सोसाइटी क्या सोचेगी। आइडेंटिटी बर्डन खुद क्रिएट कर लेती है। तुम उस बॉक्स में रहते हो बिकॉज इट्स ईजियर देन फिगरिंग आउट हु यू एक्चुअली आर। और जब रिजेंटमेंट बिल्डअप होता है, जब तुम वो लाइफ चूज कर लेते हो और डीप डाउन सेकंड गेस करते हो, तुम फील करते हो जैसे you're living someone else's life. Mental stress appears. Anxiety, depression, emptiness. एक और सटल ट्विस्ट तो लैंग्वेज से होता है। जितना ज्यादा तुम अपनी आइडेंटिटी रिपीट करते हो, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं सब कुछ हैंडल कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं, तुम्हारा सबकॉन्शियस मेज ये प्रूव करने के लिए एक्शन लेने लगता है। पर क्या ये एविडेंस बेस्ड है या बस वर्ड्स की पावर उस इल्यूजन को डीपन कर रही थी? टाइम के साथ लोग रीइंफोर्स करते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी। ये रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है? जब तुम्हारा विद्यालय शिक्षक तुम्हें गुड लिसनर बोलता है, तुम्हें वो आइडेंटिटी पास हो जाती है। देन जब तुम मीटिंग में क्वाइटली सुनते हो, तुम खुद अपनी इस आइडेंटिटी को प्रेज करते हो इन पब्लिक, इन टीम सेटिंग, बिकॉज यू वॉन्ट टू कंफर्म द लेबल। और अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन करे, वाई साइलेंटली लिसन, वाई डोंट यू स्पीक, तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आइडेंटिटी वॉर हो गई होती है। इंटरनली तुम फाइट करते हो, बट आई एम गुड लिसनर। पर हर बार अगर तुम अपनी आइडेंटिटी फॉलो नहीं करते, तुम ब्लॉक्ड फील करते हो। एक डेंजरस पैटर्न भी बनता है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तुम किसी और आइडेंटिटी अडॉप्ट नहीं कर पाते, इवन इफ वो ओरिजिनल तुम्हारी हो। तुम खुद को कॉर्नर कर लेते हो। आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस बिकम अनकॉन्शियस बाउंड्रीज। आई कांट डू दैट बिकॉज दैट्स नॉट मी। ये रिस्क है ऑफ आइडेंटिटी इनर्शिया। तुमसे जो तुम डिफाइनलेस हो वो डिसअपियर हो जाता है। इमोशनल डिस्टॉर्शन, लोग कहते हैं बी योरसेल्फ, पर अगर जो तुम हो वो बोरोड है, देन बी योरसेल्फ बिकम्स मीनिंगलेस। टू बी योरसेल्फ यू मस्ट नो योरसेल्फ, एंड इफ दैट हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड, हाउ कैन यू नो? तुम टीनेजहुड में स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन बनते हो, पर तुम्हें म्यूजिक का इंटरेस्ट है, पर तुम पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज कैप्टन लेबल ब्लॉक्ड यू फ्रॉम एक्सप्लोरिंग। तुम अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करते हो क्योंकि तुम अनसेफली एंकर्ड टू अदर्स होप्स। इन ग्रैन्युलर डेली लाइफ, जब तुम अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो, वेकअप, साइकिल घूमते जाओ, ऑफिस जाओ, तुम सोच भी नहीं पाते कि रियल क्वेश्चन ये, क्या ये सुबह मेरा रूटीन है या जी हां? इस सेगमेंट का स्केरी टेक अवे, तुम शायद सबसे अधिक कंट्रोल तुम खुद के ऊपर नहीं करते हो, तुम अपने मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी के ऊपर करते हो, जो किसी और ने डिफाइन किए हैं, क्योंकि तुम अवेयर भी नहीं हो कि तुम फॉलो कर रहे हो। अवेकनिंग द ट्रू सेल्फ। अब सॉल्यूशन एक ही जगह है, क्यूरियोसिटी। तुम अपने आप को क्वेश्चन करने का राइट खुद बनाओ। आइडेंटिटी को अनलर्न करना, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ये जर्नी शुरू करने के लिए तुम अपने बचपन की फोटोज देखो, जो तुम नेचुरली डू करते हो। टेनिस खेलते, ड्रॉ करते, संगीत वाद्य बजाते, पब्लिक स्पीकिंग, वो तुम खुद थे। बस लोग बाहर जैसे तुम्हें ट्रीट करते गए, तुम वैसे बिहेव करते गए। फिर आज के दिन का एक टास्क आइडिया, एक दिन का आइडेंटिटी ब्रेक चैलेंज करो, पूरी सुबह जैसे। डिसीजंस इग्नोरेंटली लो, खाना वो खाओ जो दिल कहता है, पेंटिंग करो, फोटोग्राफी करो, फिगर आउट व्हाट ड्राइव्स यू एंड डीपर। इससे क्या होगा? तुम्हें एक ग्लिम्स मिलेगा रियल सेल्फ का, आप जो असाइन कहीं से नहीं होता। और सॉफ्टली चैलेंज योर इंटरनल लेबल्स। तुम जाओ लाइफ चेंजेस के थ्रू, चूज न्यू थिंग्स टू डू, पब्लिक सिंगिंग, डांस, मेंटोरिंग और राइटिंग, जो सच में तुम हो। और जब स्टार्टिंग में तुम अनकंफर्टेबल फील करो, रिमेंबर, डिस्कंफर्ट इज साइन ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ मैनिपुलेशन। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। तुम कुछ ज्यादा पावरफुल हो कि तुम अपनी आइडेंटिटी चूज करके जिंदा हो, और यू कैन चूज टू रिमेन ट्रैप्ड, बिलोंगिंग टू रोल्स दैट बिलोंग टू अदर्स। ये चॉइस हम सब के लिए एग्जिस्ट करती है। जो सेगमेंट ये बताता है वो सिर्फ एक डार्क मैनिपुलेटिव मैप नहीं है, बट एक कॉल टू रिक्लेम सेल्फ डेफिनेशन।
ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब जब तुम ऑब्जर्व करने लगे हो कैसे तुम्हारा आइडेंटिटी क्रिएट हुआ, अगले सेगमेंट के थ्रू हम चलते हैं लैंग्वेज के मेज तक, जहां शब्दों का यूज रियलिटी शेप करता है और तुम्हारी परसेप्शन शिफ्ट हो जाती है। न्यूरोलिंग्विस्टिक ट्रैप्स, व्हेन वर्ड्स शेप रियलिटी। क्या तुम रेडी हो अपने रियल वॉइस को फाइंड करने के लिए उन शब्दों के पीछे जो तुम्हें डिजाइन करते आए हैं? कल्पना करो, एक सुबह तुम ऐसा पत्र पढ़ो, यह अवसर केवल 24 घंटे के लिए है, आज नहीं तो कल नहीं। तुम्हें तुरंत थोड़ी घबराहट महसूस होती है, दिल तेज धड़कने लगता है। तुम अपने इनबॉक्स में डीएक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देते हो। तुम खुद सोचते हो, हां सही है, कहीं चूक ना जाऊं। असल में वह पत्र था ही नहीं, एक मार्केटिंग ट्रिक थी, शब्दों का जादू था। यही वो जादू है जिसमें लफ्ज अपनी खुद की हकीकत बना लेते हैं। जिस तरह हम एक पेंटिंग देखते ही उस पेंटिंग का हिस्सा हो जाते हैं, वैसे ही कुछ शब्द तुम्हें देखकर असर में ले आते हैं, माथे पर रंग बन जाते हैं और तुम्हारी सोच को आकार देने लगते हैं। इस खंड में हम जानेंगे कैसे शब्द ही तुम्हें सोचने पर, महसूस करने पर, व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं, जल्दी, सूक्ष्म रूप से और कभी कभी हमेशा के लिए, बिना सवाल पूछे। संकल्पना की व्याख्या। जब हम बात करते हैं, शायद हम सोचते भी नहीं कि हम कितनी आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। एक रिच लिंग्विस्टिक पैटर्न से तुम्हें निर्देशित किया जा सकता है और तुम महसूस भी नहीं करोगे। एक उदाहरण लो, तुम्हारा मैनेजर कहता है, तुम आसान जीतें पहले हासिल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेमिंग बन जाती है, मैं जटिल काम नहीं करूंगा, मैं मुश्किल टास्क नहीं लूंगा, और तुम बिना सवाल किए उसे फॉलो करते चले जाते हो। यह एक पैटर्न शिफ्ट है जो सीधे शब्दों के जरिए होता है। फिर एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी तकनीकें आती हैं, जहां थेरेपिस्ट और मैनिपुलेटर्स लिंग्विस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, एंकर बनाते हैं और तुम्हारी भावना को आकार देते हैं। जैसे किसी दर्शक के अनुभव को भावनात्मक रूप से प्रभावित करना। तुम्हें कहा जाता है, कल्पना करो कि तुम एक गर्म रेगिस्तान में खड़े हो और सूरज चमक रहा है। तुम पहले से ही गर्मी महसूस करने लगते हो। शब्द बीज बन जाते हैं जो भावनाओं में अंकुरित होते हैं। सोचो ग्लोबल वार्मिंग बनाम क्लाइमेट क्राइसिस जैसे शब्दों के बारे में। पहला सुनकर तुम थोड़े चिंतित होते हो। वार्मिंग एक हल्की सी गर्मी जैसा लगता है, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक लेख क्राइसिस कहता है, तुम अचानक और गंभीर हो जाते हो। दो शब्द एक ही परिघटना, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। और जिसमें सबसे ज्यादा मजाक होता है वो है पैसिव भाषा। एक राजनेता कहता है, हमें प्रवासन को सावधानी से निपटाना होगा। यह ठंडी विचारशील फ्रेम जैसा लगता है, लेकिन अगर वही कहे, हमें प्रवासन को रोकना होगा, दोनों का अर्थ समान हो सकता है पर प्रभाव अलग होता है। शब्द रोकना गहरा असर देता है। भाषा सूक्ष्म है, और जब भाषा शक्तिशाली हो, यह केवल तुम्हारे सोच को नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान को भी आकार देती है। जागरूक, हताश, असहाय, जिम्मेदार। भारतीय मीडिया संस्कृति पर ध्यान दो, जहां हेडलाइंस जानबूझकर चौंकाने वाले शब्दों से भरी होती हैं। शॉकिंग, आपदा, दिल टूट जाएगा। ये 3 शब्द ही काफी हैं तुम्हारी धड़कन तेज करने के लिए। तुम हेडलाइन पढ़कर परेशान हो जाते हो, बिना पूरा पढ़े। यह डार्क साइकोलॉजी है, शब्दों का युद्ध। और सबसे डरावनी बात, तुम वाक्य में खो जाते हो, बिना सवाल किए। प्रभाव की खोज। और अब बात आती है जहां तुम्हारा आंतरिक संवाद, तुम्हारी सेल्फ टॉक लिंग्विस्टिक पैटर्न से घड़ी जाती है। कल्पना करो, तुम हर रोज दोहराते हो, मैं कभी भी लगातार नहीं रहता हूं, मैं हमेशा असफल होता हूं। यह विश्वास नहीं है, ये वो शब्द हैं जो तुम खुद अपने लिए सेट करते हो। तुम शब्दों के जरिए अपनी हकीकत बना लेते हो। फिबोनाची सैक्रेड स्पाइरल वाला साइकोलॉजी या डिफॉल्ट एडीएचडी माइंडसेट। तुम हाइपर एक्टिव, डिस्ट्रैक्टेड कहते जाओगे। तुम्हारे दिमाग में पहले से घूमते वाक्य तुम्हें अनजाने में पूरा करने पर मजबूर कर देंगे। शब्द भविष्यवाणी बन जाते हैं। तो अभी अगर शब्द सोच को आकार देते हैं, तो तुम्हारे शब्द कौन गढ़ रहा है? मीडिया, विज्ञापन, इन्फ्लुएंसर, गुरु पेजेस, दोस्त शायद,
वो नियंत्रण कर रहा है हकीकत के सबसे मूल माध्यम भाषा को। एक बार भाषा का आकार बदल दिया जाए, तुम्हारी हर सोच पहले से घड़ी जा सकती है। यह खतरनाक हो जाता है जब वो भाषा समाज में सामान्य हो जाती है। हम बोलते रहते हैं बैचलर होना आजादी है, बुजुर्ग बेकार हैं, सिंगल मां लापरवाह होती हैं। बिना महसूस किए बातों के जरिए सामाजिक मान्यताएं चुपचाप फैलती रहती हैं। तो तुम ऐसे स्टीरियोटाइप पर व्यवहार करते हो जिन्हें तुमने खुद डिजाइन नहीं किया, लेकिन उन्हें जीते रहते हो लगातार। कहानियां और तुलना। एक फिल्म का दृश्य याद करो जहां खलनायक नायक से कहता है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तुम सोचते हो कितना अंधकार में ये शब्दों का खेल है। फिर तुम महसूस करते हो यह असल जिंदगी में भी हो सकता है। व्यवहार को बार बार की गई बातों से ढाला जाता है। हम अस्वीकार करते हैं, पीछे हटते हैं, खुद को कम आंकते हैं, सब कुछ लिंग्विस्टिक कंडीशनिंग के आधार पर। बचपन में एक शिक्षक ने कह दिया, तुम बहुत धीमे बोलते हो, और तुम उस लेबल के कारण अपनी आवाज पूरी जिंदगी के लिए दबा लेते हो। एक एक वाक्य ने हुक्म बनकर तुम्हारी पहचान, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को बना दिया। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यू सीरीज में एक किरदार का हाईलाइट था। उसने कहा वो अविश्वसनीय है। लोग मान लेते हैं, दोहराते हैं, जैसे शब्द खुद ही न्यायोचित कार्यों के आधार बन जाते हैं। और यह होता है कॉरपोरेट दुनिया में, शिक्षा में, परिवारों में, हर जगह ऐसे वाक्य जो व्यवहार निर्धारित करते हैं। तुम्हें इन मार्क्स पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। साधारण वाक्य छुपे हुए आदेशों के साथ। और कभी क्लिकबेट। अगर तुम रोज चाय पीते हो तो ऐसा होगा। आकर्षण, क्लिक, देखना, तुमने कर लिया, शब्दों ने तुम्हें खींच लिया। क्लिकबेट हकीकत बनाता है अनुमानों के जरिए। भले ही आधा वाक्य सच ना हो, तुम मान लेते हो कि शायद हो सकता है। गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सबसे डार्क असर होता है भावनात्मक छेड़छाड़, शर्मिंदा करने वाले शब्दों के जरिए। तुम स्वार्थी हो, ड्रामा क्वीन हो। बच्चे से लेकर किशोर तक जब ये वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं, तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई स्वार्थी हूं? आत्ममूल्य टूट जाता है। तुम अपने निर्णयों को सही नहीं ठहराते क्योंकि वो दूसरों की फ्रेमिंग में फिट नहीं होते। अंततः तुम अपनी भावनात्मक सुरक्षा भाषा से अलग कर लेते हो। एक शक्तिशाली जादू बन जाता है जब शब्दों के जरिए आंतरिक आवाजें हमारे साथ चलती हैं और हम समझ ही नहीं पाते। भाषण हमारी प्रमुख पहचान बन जाता है। भाषा को पुनः प्राप्त करने का तरीका। लेकिन इससे बाहर निकलने का एक तरीका है। पहले अपने शब्दों पर ध्यान दो जब जागे हो। जब तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, शब्दों को नोटिस करो, प्रतिबिंब पर ध्यान दो। खुद से पूछो, क्या मैं यह वाक्य इसलिए बोल रहा हूं? फिर धीरे धीरे हर, हमेशा और कभी नहीं को बदलो शायद और कभी कभी में। मैं नहीं कर सकता को बदलो मैं ऐसा करना नहीं चाहता या मैं फिलहाल नहीं चुन रहा। इससे क्या होता है? तुम फ्रेमिंग से बाहर आ जाते हो। तुम भाषा के उपयोगकर्ता नहीं बल्कि डिजाइनर बन जाते हो। कम मैनिपुलेटिव माइंड ग्राउंड्स तुम्हारी खुद की भाषा बन जाती है, स्व सहायता देने वाली, सशक्त करने वाली। और अगर बड़ी सिस्टम भाषा, मीडिया, न्यूज, कोशिश करो तटस्थ स्रोतों की। अगर कोई अतिरंजित वाक्य सामने आ रहा हो, क्यों ये हीटर फट रहा है, जानलेवा तूफान आ रहा है, गहरी सांस लो, किसी तटस्थ लेख पर स्विच करो। थोड़ा मानसिक फासला बनाए रखो, दृष्टिकोण बनाओ। भाषा तुम्हारा व्यक्तिगत पारिस्थितिक तंत्र बन जाती है। अगर जहरीले शब्द बीज का हिस्सा नहीं है तो तुम आजादी के दायरे में रहते हो। अंतिम चिंतन। शब्द केवल वाहन नहीं है, वे वास्तुकला हैं। वे तुम्हारे दिमाग के कमरों को डिजाइन करते हैं। वे भावनात्मक प्रवाह तय करते हैं और गहराई से वे तुम्हारी हकीकत की सामग्री बनाते हैं। शब्दों के तूफान के बीच शांत और ध्यान युक्त रहना सजगता मांगता है। तुम्हारी यात्रा में यह एक चिंतन है कि हर वाक्य के शब्दों का उपयोग सचेत है या नहीं। अगर नहीं है तो तुम चुपचाप किसी और की हकीकत में खींचे जा रहे हो। अगले खंड की ओर संक्रमण। अब जब तुमने समझा कि कैसे शब्द तुम्हारी आंतरिक दुनिया को आकार देते हैं,
अगला खंड तुम्हें उस क्षेत्र में ले जाएगा जहां लोग शब्द नहीं, तुम्हारा ट्रिगर बन जाते हैं, जहां करिश्मा एक हथियार बनता है। अगला खंड होगा हथियार बना करिश्मा। कैसे पपेट मास्टर तुम्हारे भरोसे को हाईजैक करते हैं और तुम्हें फॉलो करने पर मजबूर करते हैं। क्या कभी ऐसा इंसान मिला है जो कमरे में आते ही सबका ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ खींच ले, जिसकी बातों में आप खो जाते हो, जिसमें आंखों से आंख मिलाने की कला हो, आवाज में उतार चढ़ाव, थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ा नाटकीय इशारा, और आप बस उसका अनुसरण करने लगते हो। ऐसा लगता है कि उस इंसान को फॉलो करना तर्कसंगत था, दिल से नहीं। पर यह सब एक पूरी तरह से तैयार किया गया अभिनय हो सकता है। इस खंड में हम एक छुपी हुई कला को खोजने वाले हैं, वो कला जिसका प्रयोग करिश्माई नेता, प्रभावशाली व्यक्ति और पंथ के संचालक करते हैं, जिसमें दिल छू लेने वाला आकर्षण एक ही आधार पर निर्मित होता है, मनोविज्ञान। करिश्मा केवल व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं, वो एक हथियार बन सकता है जब हम अपनी ही सोच पर अंधे हो जाते हैं। अवधारणा की व्याख्या। करिश्मा का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का वरदान, लेकिन वैज्ञानिक रूप से करिश्मा एक मिश्रण होता है गैर शाब्दिक संकेतों, भावनात्मक प्रतिबिंब, भाषा के ढांचों और सच्चे भावनात्मक संबंधों का। जब ये सारे रणनीतिक पैटर्न एक साथ प्रयोग होते हैं, व्यक्ति जादू जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। सोचिए, एक नेता माइक पर खुला हुआ हाथ, हल्की आवाज में उतार चढ़ाव, थोड़ी आत्मीयता से भरी शैली। वो आपसे व्यक्तिगत रूप से जुधाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं वाली भावना देता है। ये सूक्ष्म इशारे, हल्की मुस्कान, भौहों की हल्की हरकत, आगे झुकना आपके मस्तिष्क में रासायनिक संवेग उत्पन्न कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिसे भरोसे का हार्मोन कहते हैं, और मस्तिष्क के तर्क आधारित हिस्से थोड़े जड़ित हो जाते हैं। कॉपी डालिए, जैसे वो लोग जो पंथ के गुरु बनकर या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM स्कीम चलाकर अनुयायियों को जोड़ते हैं, यही तकनीक होती है। भावनात्मक विश्वास पर पूरी नींव बनी होती है। तर्क के बाद तर्क भाग जाते हैं, क्योंकि पहले दिल को हाईजैक किया जाता है। कल्पना कीजिए, एक सेल्समैन मजबूत हाथ मिलाते हुए कहे, सर, मैंने आप जैसे लीडर के साथ यह प्रोडक्ट साझा करना चाहा। आवाज में थोड़ा पान चबाने जैसा टोन, थोड़ा धीमा आंखों से संपर्क। आप तय करने लगते हो तर्क और वित्तीय तौर पर, लेकिन आपके अवचेतन मन को पहले ही मना लिया गया होता है। अच्छा नेता जो बड़ा करिश्मा इस्तेमाल करता है, वो अपनी मिरर न्यूरॉन्स ट्रिक पर काम करता है। अगर आपके सामने कोई आत्मविश्वासी खड़ा है, आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस करते हो। अगर वो शांत और संयमित है, आप खुद तनाव खोने लगते हो। करिश्मा महसूस करने की यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हमें अवचेतन होती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण और चित्रण, भारतीय संदर्भ में भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। राजनीतिक नेता जो सार्वजनिक रैलियों में चटख रंग और नारे लगाते हैं, भावनात्मक भाषण देते हैं, सभी के लिए बिना तर्क के वहीं पल में एक आभा दिखाई देती है। लोग उनकी ऊर्जा में आकर आकर्षित होने लगते हैं। या मान लीजिए लोकप्रिय यूट्यूब हीलर या चक्रवक्ता, वो धीमे बैकग्राउंड संगीत का उपयोग करते हैं, धीमे हाथों की हरकत के साथ सुझाव देते हैं। आप महसूस कर रहे हो एक शांत प्रवाह आपके अंदर आ रहा है। दर्शकों की पसीना, आंसू, सांस की गति सब प्रदर्शन पर निर्भर होती है। क्या यह असली ध्यान सत्र से अलग है? हां, परसेप्शन शिफ्ट एक इंजीनियर्ड ट्रिगर से होती है। एक और उदाहरण, टीवी विज्ञापन, जहां वॉइस ओवर शांत होती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तत्कालता होती है। आम वाक्यांश, जॉइन द एलीट, बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। करुणा, व्यंग्य, अतिशयोक्ति को चतुराई से मिलाया जाता है। ऐसे शब्द प्लस दृश्य आकर्षण बनाते हैं। आप आश्वस्त महसूस करते हो कि आप थोड़े कम हो, और यह चीज आपकी विशिष्टता की आधिकारिक सार्वजनिक परीक्षा है। आप आकर्षित होते हो बिना ये जाने कि आप आकर्षित हो रहे हैं। प्रभावों की खोज। करिश्मा सबसे शक्तिशाली भावनात्मक उपकरण है। जब इसे नैतिक रूप से उपयोग किया जाता है, यह आपसी संबंध बनाता है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है, आंसुओं पर, गहरी आवाज पर, चुने हुए शब्दों पर, आप रूपांतरित हो जाते हैं। खुद होते हो पर निर्देशित होते हो। एक खतरनाक प्रभाव यह है,
करिश्मा से आप तर्क को बंद करने लगते हो। जब कोई करिश्माई व्यक्ति बोलता है, हम भावनात्मक रूप से गुलेबल हो जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क आत्मविश्वास को योग्यता से जोड़ देता है। तो हम उस लिंक के आधार पर तर्क को तर्क संगत मान लेते हैं। हम सहानुभूति से सुरक्षा की पुष्टि कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, कोई श्रृंखला में उभरता हुआ राजनीतिक पंथ हो, जहां चुनी गई सरकारी सत्ता को पुनः स्थापित करना है। वक्ता मानसिक रूप से प्रभावशाली हो, दर्शक तालियां बजाएं, वोट देते वक्त तर्क गायब हो जाए। आपका ध्यान केवल भावनाओं पर होता है, भावनाएं तथ्य से ऊपर। यही रास्ता बन जाता है। उदाहरण, भारतीय सांप्रदायिक या जाति आधारित आंदोलनों में मनोवैज्ञानिक हेरफेर ज्यादा चलन में आता है भावनात्मक रूप से लदी हुई भाषणों के माध्यम से। करिश्माई नेता एक सरल कहानी बुनता है, हम वीर अल्पसंख्यक, प्रकट में मधुर, मजबूत, सतर्क। दर्शक उसकी नकल करते हैं। सब कुछ तर्क प्रतीकात्मक हो जाता है। कार्रवाई होती है। करिश्मा भी जैसे बिखरती हुई आग, अगर उसे मापा ना जाए, पहचान नेता के साथ जुड़ जाती है। करिश्माई कठपुतली चालक बन जाता है और अनुयायी अनुसरण करते हैं, व्यक्तिगत चिंतन और आंतरिक संवाद। आप सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बुद्धिमत्ता के प्रवचन से सहमत हो गए, जिसमें 80% तर्क कमजोर था लेकिन 20% भावना तीव्र? क्या कभी आप कमजोर हो जाते हो, बस प्रवाह में बहो, जैसे डायलॉग के बाद किसी अथॉरिटी की उपस्थिति से निर्देशित? या कभी किसी आध्यात्मिक घर वापसी संदेश के बाद 3 बोतल पानी और ध्वनि ध्यान के बाद हीलिंग महसूस हुआ? होता है, सबके साथ होता है। करिश्मा ट्रिगर का प्रभाव होता है। उस ऊर्जा के बहाव में हम भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं, और यह संवेदनशीलता खुद से विकसित नहीं होती। यह बाहरी या भीतरी ट्रिगर्स पर बनाई जाती है। रक्षा तंत्र। जब करिश्मा शक्तिशाली हो, तब जागरूकता ही ढाल बन सकती है। तुम्हें चेतना। जब वो भाषण गहराई से भर देता है, तुम अनकहे विचारों पर मौन, अवचेतन सोच महसूस करो। जब वो कहता है, मैं तुम्हारे संघर्ष से सहानुभूति रखता हूं, तो स्वाभाविक रूप से तुम आराम महसूस करते हो। पर मस्तिष्क को स्वतः हल्का झटका देना चाहिए। खुला जिज्ञासु दृष्टिकोण सामने आता है। वाह, क्या यह सच्चाई है या एक सामान्य वाक्यांश जो कई बार बोला गया है? प्रश्नवाचक वाक्य। मैं क्यों भावुक हो रहा हूं? क्या मैं इंजीनियर किया गया हूं? प्रेरित होने और कार्यक्रमित होने के बीच एक महीन रेखा होती है। स्वचिंतन विराम। एक माइक्रोसेकंड का ठहराव जब ट्रिगर हो, हिप्नोटिक चेन तोड़ सकता है। शक्तिशाली। और भाषण के बाद तर्क पर बात करें। उन शब्दों को तोड़ कर समझें। अपने आप से पूछें, वास्तव में आपको किसने आकर्षित किया? समापन विचार। करिश्मा स्वयं में बुरा नहीं है। यह आग की तरह है, ऊर्जा है, गर्माहट देने वाला। लेकिन अगर अनियंत्रित हुआ तो खतरनाक। अगर तुम जागरूकता के साथ रहना शुरू करो, अगर सचेत प्रश्न पूछने की आदत डालो, तो तुम प्रभावित नहीं, मोहित नहीं, व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी चाल से हो सकते हो। तुम शामिल नहीं होते, तुम एक सजग प्राणी के रूप में भाग लेते हो अगले खंड की ओर संक्रमण। सभी बाहरी ट्रिगर के बावजूद चुनाव और भ्रांतियां। अब तुम एक अंतिम गहन विचार की ओर आओ। क्या तुमने कभी अपने अंदर की कहानियों को खुद सेट किया है? खंड 8 में हम देखेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, डी ट्रैप्स यू सेट फॉर योरसेल्फ। वो मानसिक शॉर्टकट जो तुम खुद अनजाने में अपनी आत्माश्वस्ति, निर्णयों और दुनिया की समझ को बर्बाद कर देते हो। मेरे साथ बने रहिए। यह यात्रा धीरे धीरे सतह पर आती है, एक शांत, सुकून भरे सन्नाटे में, जब और सब कंट्रोल बाहर से होता है, लोग, भाषा, वातावरण। तब तुम्हारा रियल दुश्मन शायद खुद तुम हो। तुम्हारे अपने विचार, आदतें, दृष्टिकोण वो डिस्टॉर्शंस बना लेते हैं, ऐसे ट्रैप्स जो तुमने बिना नोटिस किए अपनी रियलिटी में डाल दिए। इस सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे वो इंटरनल मेंटल शॉर्टकट्स और लीक्स जिन्होंने तुम्हारी सोच को साइलेंटली युद्ध का मैदान बना दिया है। और सबसे अनसेटलिंग बात, ये डिस्टॉर्शंस तुम खुद बनाते हो, बिना किसी एक्सटर्नल आर्किटेक्ट के। अवधारणा की व्याख्या। हमारा दिमाग बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। जहन न्यूट्रिशन हो या ब्रेकअप्स, अगर कोई इवेंट रिपीट हो गया हो
तुम्हारा दिमाग एक सेफ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देता है। ये ह्यूरिस्टिक्स उपयोगी होते हैं जब रियलिटी टाइट हो और सिग्नल्स नॉइजी, बट सोशल इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी में ये डिस्टॉर्शंस ट्रैजिक हो जाते हैं। एक मिसाल लो, कन्फर्मेशन बायस। जब तुम फिजिकल या इमोशनल पैटर्न फॉलो करते हो, मैं हर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूं। तुम अनयूजुअली रिजेक्ट एक्सपीरियंसेस ही याद रखो और एक्सेप्ट होने वाले इग्नोर कर दो। तुम अपने फेल्योर की कंफर्मेशन सर्च करके उसमें खो जाते हो, बिना नोटिस किए कि तुमने अपनी सेल्फ वर्थ ही डिसमेंटल की है। एक और डिस्टॉर्शन, पर्सनलाइजेशन। जब सब कुछ तुम पर होता है, फ्रेंड ने अनरेस्पॉन्सिव मैसेज भेजा, तुम अस्यूम करते हो, ओ नो, मैं कुछ गलत किया। रियलिटी में हो सकता है बस इंटरनेट स्लो हो या वो बिजी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग स्टोरी बनाता है। ये सेल्फ जजमेंट लूप शुरू होता है। गिल्ट, एंजाइटी, डिग्रेडेशन स्पाइरल और कैटास्ट्रोफाइजिंग खासकर टीनेज स्टेज में टूर्नामेंट्स के दौरान होता है। एक एग्जाम में मार्क्स थोड़े लो आए, तुम सोचने लगते हो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा जीवन में। तुम अपने जीवन को एक डिजास्टर की तरह कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, इवन दो इश्यू टेम्पररी हो। एक और है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या तो हम परफेक्ट हों या जीरो। ग्रेजुएशन, लीगलाइजेशन, आइडिया से ही बाइनरी कैटेगराइजेशन आता है। इजी टू लेबल लाइफ का अच्छा या खराब। हमारी इमोशंस ड्रामेटिक हो जाती हैं और कॉन्टेक्स्ट वैनिश हो जाता है, और ये डिस्टॉर्शंस एक दूसरे से लेयर्ड हैं। तुम्हारा हाई स्टेक्स का टेस्ट फेल होना, मेरी जिंदगी फेल हो गई। माइंडसेट कैटास्ट्रोफिक और पर्सनलाइज्ड है, कंफर्म्ड बाय कंफर्मेशन बाइस। तुम्हारे इल्यूजन्स एम्प्लीफाई करते हैं खुद को। एक मेंटल मडहोल बन जाता है जिसमें एस्केप मुश्किल हो। प्रभावों की खोज। अब सोचो, ये डिस्टॉर्शंस रोज के चैलेंजेस पर असर करते हैं। मेंटल हेल्थ का साइकिल शुरू करता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव सेल्फ इमेज शामिल है। बिलीव करो कि लॉजिक फ्लॉड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बिना रीजन कट जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कहते हुए ड्रॉप होता है। सोशल तौर पर भी ये डिस्टॉर्शंस डिसोनेंस क्रिएट करते हैं। जब कोई तुम्हें डिसएग्री करता है, तुम इंस्टेंटली अस्यूम करते हो ये मुझे डिसएग्री कर रहे हैं, मुझे फ्लॉड होना चाहिए। तुम ओपन डिस्कशन नहीं करते। फ्रेंड्स का नेटवर्क वैनिश होता है, आइसोलेशन इमर्ज होती है और डिस्टॉर्शंस लूप और पावरफुल हो जाता है। और एक खास ट्रिक होती है डिस्टॉर्शंस के साथ, ये खुद को तुम्हारी नेचुरल थिंकिंग स्केलेम रूप में पेश करते हैं। तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ट्रास्ट, वो वॉइस ऑफ रीजन होती है, दूसरी बन जाती है ऑब्सेसिव लाउड। तुम्हारा कंट्रोल डेड हो जाता है, तुमने इंटरनल जेल बना लिया। ये सब नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस जरूरी होती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल सेल्फ प्रोटेक्शन गियर भी डिस्टॉर्ट होता है। आयरॉनिकली, उनका मकसद तुम्हारे ईगो को सेफ रखना होता है, लेकिन वो ग्रोथ, हैप्पीनेस, इवोल्यूशन को लिमिट कर देते हैं। कहानियां जो डिस्टॉर्शंस को दर्शाती हैं। एक इंडियन लड़का क्लास 10 रिजल्ट के बाद एक्स्ट्रा लो मार्क्स लेकर हर रोज डिप्रेस्ड हो गया। पेरेंट्स नेगोशिएशन, नेक्स्ट बोर्ड में फुल फोकस। उसने सेल्फ लेबल स्टार्ट किया, मैं कभी एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा। वही फ्रेज उसे फिक्स्ड माइंडसेट बना गया। तुम दो कारणों से स्टक हो जाते, आइडेंटिटी ड्रिफ्ट, मैं फेल हूं, और हर रिलेटेड एक्सपीरियंस, अरे यही फेल प्रूफ है, तभी कंफर्मेशन मोशन। एक और उदाहरण अपने दोस्त से शेयर करते हैं। ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेस्ड फील की। मेंटल स्टोरी टेलिंग देखते, मैं अलोन रिसेस कर लूंगा। फ्रेंड्स ने मिलकर इन्फो स्ट्रेटन किया, ब्रोकन माइंडसेट लेकिन डिस्टॉर्ट ब्लिस। आप लोग कंटिन्यू टू लेबल अपने एडवांटेज इल्यूजन्स। एक बिटर ट्विस्ट, सोशल मीडिया भी डिस्टॉर्शंस को फीड करता। तुम ट्रेंडिंग मीम्स देखकर सोच लेते हो रिलेशनशिप्स महंगे हैं, फिटनेस अनरियलिस्टिक आदि। ये मेटाफर्स डिस्क्रिप्टिव होती हैं, लेकिन बाइनरी रिफ्लेक्शन भी। सेल्फ फार्मास्यूटिकल डिस्टॉर्शन शुरू होती ही कंफर्टेबल करके जजमेंट मेंटेन की जाती है। अब तो होगा शैडो इफेक्ट। अपनों में साइलेंटली हम डिस्टॉर्ट योरसेल्फ। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग यूनिफॉर्म, जो मेरे से डिसएग्री करे वो मेरा एनिमी। कलेक्टिव ग्रुप डायनामिक भी हिस्सा होती। उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बज स्प्रेड होती, एकोज बनते हैं। डिस्टॉर्शंस को कैसे पहचानें और बदलें,
ब्रेक करना हो तो जैसे डिटेक्टिव की तरह अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जब नेगेटिव इमोशन हो, खासकर इंटेंस टाइमिंग में, मेंटली पॉज करो, थॉट ऑब्जर्व करो, रीजन, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग वर्थलेस बिकॉज, थॉट आइडेंटिफाई करते ही कैटेगराइज करो, क्या यह पर्सनलाइजेशन है या कैटास्ट्रोफाइजिंग। फिर लॉजिक लेंस लो, क्या यह हमेशा सच है? क्या मुझे उदाहरण मिले जहां एक्सेप्शंस हो? अपनी स्टोरी को रिव्यू में पाएंगे। ट्रस्टेड फ्रेंड से पूछें, नॉन जजमेंट से, सहज, ऑल्टरनेट फ्रेमिंग, ज्यादा फ्लेक्सिबल जैसा। कभी कभी मुझे ठीक महसूस नहीं होता, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। अपने शब्दों को न्यूएंस्ड करो, फेटलिस्टिक शब्दों को चाइल्डिश यस नो से रिप्लेस करो। सेल्फ अपॉलॉजीज कंफर्ट हो, वे ह्यूमन हैं। मिस्टेक्स एक प्रोसेस हैं, डेस्टिनी नहीं। एक पावरफुल डिस्टॉर्शन ब्रेकर हो, सेल्फ कंपैशन सेगमेंट भी पढ़ें। धीरे धीरे मेंटल स्पेस कुशा हो। सिमिलरली जर्नलिंग स्ट्रेंथन करती है हेल्पफुल रिफ्लेक्शंस। थॉट्स राइटिंग से एक्सटर्नलाइज होते हैं, लाइन बिटवीन यू एंड थॉट थिकनेस विजिबल होती है। सिस्टमेटिक रिफ्रेमिंग क्लैरिटी ऑफर करती है। यह प्रोसेस होलिस्टिक है, रिलेशनल, मेंटल, इमोशनल। समापन चिंतन, डिस्टॉर्शंस हमारे अंदर से क्रिएट कर दिए जाते हैं, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन से नहीं, शब्दों से नहीं। दे ओरिजिनेट इन आवर ओन माइंड। और अगर अवेयरनेस उठती है, दे विल कोलैप्स। तुम अपनी चेन देख पाओगे और क्वाइटली, विदाउट स्ट्रगल, उन्हें तोड़ सकोगे। अगले सेगमेंट की ओर ट्रांजिशन। अब जब तुमने अपने माइंड में रिफ्लेक्ट किया, ऑब्जर्व, डिसमेंटल डिस्टॉर्शंस, अगला सेगमेंट एक फाइनल वेल के सच से इंट्रोड्यूस करेगा। द पावर ऑफ द अनसीन, फाइनल रिफ्लेक्शंस इन द डार्क, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे जो सबसे इंटीमेट मैनिपुलेशन है, दैट विच यू डोंट सी, डोंट नोटिस, डोंट इवन सेंस, अंटिल यू पॉज, लुक एंड ऑब्जर्व नाइट्स। जिंदगी के सबसे गहरे जादू अक्सर उन चीजों में छुपे होते हैं जो दिखाई नहीं देती। और शायद सबसे डार्क मैनिपुलेशन भी वही होता है जो कभी सामने आता ही नहीं, तुम्हें महसूस भी नहीं होता, और तुम उसके इन्फ्लुएंस में चल भी रहे होते हो। तुम सोच रहे होते हो कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, लेकिन असल में कहीं ना कहीं किसी और ने उस डिसीजन के बीज तुम्हारे अंदर पहले ही डाल दिए होते हैं। यह सेगमेंट एक ऐसे लेयर को टच करेगा जो न सिर्फ डार्क है पर इनविजिबल भी है। यह सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा कैसे हमारे सबकॉन्शियस, कल्चर और साइलेंस खुद एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाते हैं, विदाउट नॉइज, विदाउट प्रेशर, सिर्फ प्रेजेंस के थ्रू, सिर्फ एब्सेंस के थ्रू। इंट्रोडक्शन टू द अनसीन। सोचो, तुम एक कमरे में हो जहां हर चीज प्लान्ड है, रंग, रोशनी, हवा और तुम्हारा रिएक्शन। तुम सोच रहे हो कि तुम फ्री हो, लेकिन सब कुछ पहले से कैलिब्रेटेड है। यह कोई साईफाई या डिस्टोपिया नहीं है, यह हमारी रोज की जिंदगी है। अनसीन पावर तुम्हारे साथ हर वक्त है, बिना रूप, बिना शोर। सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रिक वही होती है जो किसी ने कॉन्शियसली यूज नहीं की, लेकिन फिर भी तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो गया। जैसे एक खामोशी तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, या एक छोटा सा एब्सेंस तुम्हारे इमोशंस को स्टॉर्म में बदल दे। जैसे जब तुम किसी को मैसेज करते हो और वो सीन करके रिप्लाई नहीं करता, तुम्हारा माइंड तुरंत स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोला, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ट्रूथ क्या है? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन पावर किसने यूज की? उस सीन विदाउट रिप्लाई ने। यह है द पावर ऑफ द अनसीन। सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, द इनविजिबल पपेट स्ट्रिंग्स। जब हम छोटे होते हैं, तभी से दुनिया हमें एक इनविजिबल ट्रेनिंग देती है। घर के अंदर छुपी लाइंस, लड़कियां ऐसे नहीं करती, मर्द कभी नहीं रोते, जो ज्यादा सोचता है वो कमजोर होता है। यह सब सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है। तुम सोच भी नहीं पाते कि तुम्हारे रिएक्शंस पहले से डिसाइड हो चुके हैं, जैसे कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में चलती रहती है। तुम इमोशनल हो जाते हो और ऑटोमेटिकली गिल्ट महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया गया था इमोशंस दिखाना वीकनेस है। और आयरनी यह है कि यह प्रोग्रामिंग किसी ने कॉन्शियसली नहीं दी, यह हैंड मी डाउन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तुमने उसको चूज नहीं किया, लेकिन तुम उसके स्लेव बन गए।
तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे डिसीजंस करवा रहा है, तुम बस पपेट्स हो। यह एक ऐसी मैनिपुलेशन है जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देती। तुम उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई और डिसीजन मेकर भी हो सकता है। कल्चरल स्क्रिप्ट्स एंड इनविजिबल नॉर्म्स। अब एक और लेयर समझो, कल्चर। हर कल्चर में कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं। तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा शादी को लेकर पर्सपेक्टिव, सब कुछ इन्फ्लुएंस्ड होता है उन रूल्स से जो कभी ओपनली डिस्कस नहीं किए गए। जैसे इंडिया में अगर कोई लड़की 30 के बाद शादी नहीं करती तो लोग साइलेंटली जज करते हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उस साइलेंस में ही एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है और उस लड़की के अंदर एक गिल्ट, एक प्रेशर पैदा होता है। या जब कोई लड़का आर्ट में करियर बनाना चाहता है तो उसे इनडायरेक्टली बताया जाता है कि यह सीरियस लोगों का काम नहीं है। डायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनके लुक्स, उनका साइलेंस, उनका बेटा इंजीनियर बन जाओ एटीट्यूड, सब कुछ एक अनसीन केज क्रिएट करता है। ये नॉर्म्स किसी ने ऑफिशियली सेट नहीं किए, लेकिन हर जनरेशन उस केज को पास करती रहती है, बिना जानबूझ के, बिना इंटेंशन के। और ये कल्चरल प्रोग्रामिंग तुम्हारे थॉट्स को शेप करती है बिना तुम्हारी नॉलेज के। द शैडो ऑफ एब्सेंस। कभी कभी कोई चीज होने से ज्यादा पावरफुल होती है उसका ना होना। जैसे जब तुम्हारा क्लोज दोस्त तुम्हारे किसी सक्सेस मोमेंट में साथ नहीं होता, तुम कुछ कहते नहीं, वो भी कुछ नहीं कहता, लेकिन उस एब्सेंस का वेट तुम्हारे हार्ट पे बैठ जाता है। तुम सोचने लगते हो, क्या वो खुश नहीं था मेरी सक्सेस से? और धीरे धीरे वो दोस्ती शिफ्ट होने लगती है। विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी वर्ड्स, साइलेंस एक वेपन बन जाता है और एब्सेंस एक साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन। मैनिपुलेशन सिर्फ वो नहीं होती जो वर्ड्स में होती है। रियल मैनिपुलेशन वो होती है जो साइलेंस में छुपी होती है। ये एब्सेंस कभी कभी तुम्हारे सेल्फ वर्थ को भी रीडिफाइन कर देता है। जैसे जब बचपन में पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं तो बच्चा सोचता है, शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला, लेकिन उनकी इमोशनल नॉन रिस्पॉन्स एक नैरेटिव क्रिएट कर देती है जो जिंदगी भर चलती है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है कि तुम चूज करते हो। तुम कपड़े कौन सी शॉप से खरीदते हो, तुम कौन सा फोन लेते हो, तुम कौन सी मूवी देखते हो, सब तुम्हारी मर्जी है ना? पर सोचो, क्या तुम्हारी मर्जी पहले से इन्फ्लुएंस नहीं हो चुकी थी? एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेंड्स, कलर्स, एस्थेटिक्स, प्राइसिंग, हर चीज एक इनविजिबल पाथ बनाती है जिसमें तुम्हारा डिसीजन ऑलरेडी मैनिपुलेटेड होता है। तुम सिर्फ उस इल्यूजन में जीते हो कि मैंने डिसाइड किया, और यह इल्यूजन डेंजरस होता है क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो तब तुम और वल्नरेबल होते हो। तुम गार्ड डाउन कर देते हो और तब रियल साइकोलॉजिकल कंट्रोल स्टार्ट होता है बिना रेजिस्टेंस के। यह कॉन्सेप्ट एक साइलेंट हिप्नोसिस जैसा है जिसमें सजेस्शन ओपन है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम खुद चूज कर रहे हो। असल में तुम सिर्फ डिफॉल्ट पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो। ड्रीम्स, मेमोरीज एंड द अननोटिस्ड। एक और स्केरी लेयर है, तुम्हारे खुद के ड्रीम्स और मेमोरीज भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। कभी कभी तुम एक ड्रीम या फ्लैशबैक महसूस करते हो जिसका कोई रियल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन वो तुम्हारे मूड, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा पूरा दिन बदल देता है। तुम समझ ही नहीं पाते ये फीलिंग कहां से आई। तुम्हारे सबकॉन्शियस ने कोई बेरीड मेमोरी या कोई रिप्रेस्ड फीलिंग सरफेस कर दी बिना परमिशन के, और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बस रिएक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अपना ब्रेन भी तुमसे छुपकर काम करता है। तुम अपने ही सिस्टम के अंदर आउटसाइडर हो। फाइनल रियलाइजेशन, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बस तुम नहीं, इस पूरे वीडियो का सबसे फाइनल रिफ्लेक्शन यही है कि तुम्हारा माइंड हर वक्त किसी न किसी अनसीन फोर्स के कंट्रोल में होता है। कभी थॉट्स, कभी डिस्टॉर्शंस, कभी साइलेंस, कभी मेमोरीज। तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, लेकिन तुम एक हिप्नोसिस में हो। डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि वो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलने देती कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। और तभी रियल फ्रीडम शुरू होती है जब तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, जब तुम पॉज करते हो और कहते हो, वेट,
ये थॉट मेरा है या किसी और का? जब तुम साइलेंस के पीछे की बात सुनना शुरू करते हो, सेल्फ अवेयरनेस ही एंटीडोट है। एक काल्म, स्लो, प्रेजेंट अवेयरनेस, बिना रिएक्ट किए, बिना फाइट किए, सिर्फ देखना, सिर्फ महसूस करना, सिर्फ पहचानना। जब तुम देख पाते हो कि क्या दिखाई नहीं दे रहा, तब तुम उस पावर से बाहर निकल सकते हो। तब तुम वो वॉइस बन सकते हो जो सिर्फ एको नहीं करती, पर खुद का म्यूजिक क्रिएट करती है। अ जेंटल गुड बाय। आज रात तुम सोच के सोना कि कौन सी बातें तुम्हारी जिंदगी में कभी बोली नहीं गई, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर राज करती रहीं। कौन सी यादें तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करती रहीं, बिना तुम्हारे कहने के। कौन सी छुप छुप के चलने वाली बातें तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई। आज रात उन सब से दोस्ती करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनकी आंखों में देखो। शायद उनमें तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा नजर आए। तुम सेफ हो, तुम अवेयर हो, और तुम स्लोली, डीपली, पीसफुली फ्री हो रहे हो। गुड नाइट।